च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की कि वो डीजल, पेट्रोल और ईंधन गैस को बचाएं, कम से कम उपयोग करें। गाड़ियों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, विशेषकर रेलों का प्रयोग करें या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें। गैस का भी कम उपयोग करें। खाद्य तेल जो विदेशों से आयात होते हैं उनका भी कम प्रयोग करें। सोना भी 1 साल नहीं खरीदें। विवाह आदि के कार्यक्रम 1 साल के लिए रद्द कर दें। ये किसी देश के प्रधानमंत्री की देश की जनता से अपील है। तो इस अपील का बहुत महत्व है। इस पर भी राजनीति प्रारंभ हो गई है। विपक्ष का काम केवल यह रह गया है कि वो हर बात का विरोध करे। गलत हो तब तो विरोध करना उचित है, लेकिन सही है उसका भी विरोध करो। वैश्विक परिस्थितियां भारत ने नहीं बनाई, किसी पार्टी ने नहीं बनाई। तेल परिवहन का मार्ग भी भारत ने बंद नहीं किया या मोदी जी ने बंद नहीं किया। तब इस पर राजनीति क्यों होनी चाहिए? यह बात उठाई जा सकती है कि चुनाव से पहले ऐसा क्यों नहीं बताया गया, चुनाव तक क्यों छुपाए रखा अगर संकट था तो। इसका उत्तर स्वाभाविक है कि चुनाव से पहले बताते तो विपक्ष क्या करता, इसको चुनावी मुद्दा बनाता, ऐसे बनाता कि जैसे अगर उसकी सरकार होती तो अमेरिका, ईरान, इजराइल सबके कान पकड़ के बैठा के शांत कर देता। वो ऐसा बनाता कि वो बड़े सशक्त थे, दबंग थे, सबको ठीक कर सकते थे। जनता में इतना विवेक नहीं कि कौन क्या कर सकता, किसका कितना सामर्थ्य है, वैश्विक परिस्थिति क्या है, देश की परिस्थिति क्या है। इसलिए इन्होंने भी छुपाया और छुपाना व्यवस्था भी थी। लोकतंत्र समझदारों के लिए होता है। समझदार आदमी बहुत, जिसको चाहें, अधिक संख्या में लोग चाहें, वो वास्तव में देश का नेतृत्व करने योग्य होता है। लेकिन देश के लोग बहुत समझदार नहीं हों, भावनाओं में बहने वाले हों, कट्टरपंथी हों, अंधभक्त हों, देश और विश्व की समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता न रखने वाले हों, उनमें लोकतंत्र फेल ही होता है। और जो आज हो रहा है, सत्य कोई नहीं बोलता, पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्य कोई नहीं बोलता। लेकिन ये जो मोदी जी ने बोला, ये सत्य इसलिए दिखाई दे रहा है कि चुनाव से पहले भी भारत सरकार ने कहा था हमारे पास 70 दिन का स्टोर है। तब ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा युद्ध चलेगा। युद्ध विराम भी हो गया था, आशा थी कि कुछ न कुछ उसका समाधान निकल आएगा, लेकिन नहीं निकला। दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, वैश्विक गुंडागर्दी। दूसरे देशों पर आके आक्रमण हो रहे हैं, लूटने की योजनाएं बन रही हैं। ऐसे में भारत क्या करे? अब तक भारत के जहाज आ भी रहे थे, एक एक दो दो आ रहे थे। जब सारे विश्व में समस्या थी तब भारत में समस्या नहीं थी, ये बड़ी बात है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा, पाकिस्तान के पास 5 दिन का केवल पेट्रोलियम है और वहाँ के एक मंत्री ने कहा हम भारत जैसे सशक्त नहीं है जहाँ हमारे पास पेट्रोलियम का रिजर्व बहुत बड़ा हो। तो इस बात की तो पाकिस्तान भी प्रशंसा कर रहा है, विदेश भी प्रशंसा करते हैं। 140 या 150 करोड़ लोगों को व्यवस्था देना सरल काम नहीं होता। सामान्य आदमी से घर का मैनेजमेंट भी नहीं होता। तो आलोचना करना सरल है और हमने सबकी सरकारें देखी भी हैं। अब हम अपने देश की सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। आज
माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वदेशी याद आ रहा है, कम खर्च करें यह याद आ रहा है, विदेश में हमारा पैसा नहीं जाए यह याद आ रहा है। काश ये याद उनको 2014 से रहता तो आज इस स्थिति इतनी भयंकर न होती। भयंकर अर्थ ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट में इन्होंने कुछ कर दिया, भयंकर है कि आज हमारे देश का हर नागरिक विकास के सपने देखता है, जीडीपी बढ़ाने के सपने देखता है। मैंने पहले वीडियो बनाया था, जीडीपी और विकास धरती के दो खतरनाक राक्षस। इन राक्षसों को पाला पोसा सबसे पहले नेहरू जी ने, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अब ये मोदी जी आ गए। जिस देश में जाते हैं, जिस देश में वहाँ की टेक्नोलॉजी देखते हैं, वहाँ की ताम झाम तड़क भड़क देखते हैं, सोचते हैं मेरे देश में भी यह होना चाहिए। जापान में देखी बुलेट ट्रेन है तो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, फ्रांस में कुछ देखा तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, अमेरिका रूस में देखा तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। जीडीपी देखें हमारी, हम बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। आर्थिक महाशक्ति कहाँ किसको जाता है? 150 करोड़ लोगों की जेब से पैसा काट काट कर कुछ 2-4 पूंजीपतियों की जेब में चला जाए तो क्या वो भारत समृद्ध कहलाएगा? भारत प्रत्येक भारतीय के अंदर रहता है, न कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में भारत रहता है। जापान में प्रति व्यक्ति की आय क्या है, अमेरिका में प्रति व्यक्ति की आय क्या है, फ्रांस में, जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये कोई नहीं देखता। ये देखते हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ गई। और इन आंकड़ों के मकड़ जाल में देश की जनता भी मूर्ख बन जाती है। आज आप कह रहे हैं कि गाड़ी मत चलाइए, कार मत चलाइए, मोटरसाइकिल मत चलाइए। देखिए जिन कंपनियों को आपने इतना बढ़ने का अवसर दिया, ये सारी कंपनियां अपने डीलर पर दबाव डालती हैं। इतनी कार बेचनी होंगी, इतनी बाइक बेचनी होंगी, नहीं बेचेंगे तो धमकियां दी जाती हैं, डीलर से छीन ली जाती है, परेशान किया जाता है। और वो फिर इस ढंग से प्रचार करते हैं कि ग्राहक को ऐसा लुभाते हैं कि वो खरीदने के लिए विवश हो जाता है। और ये सब वाहन डीजल से ही चलेंगे। सीएनजी, आप कहेंगे सीएनजी से चलाइए। सीएनजी और भी ज़्यादा घातक है पर्यावरण के लिए। गुजरात सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट में ये शपथ पत्र पेश किया था। क्या करें? आप इनको बंद करके अब इलेक्ट्रिक इंजन पर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंजन कितने सफल हो रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, अखबारों में भी आ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत दूर तक नहीं चल पा रहे। और हम जानते हैं हमारे देश में विद्युत की व्यवस्था कैसी है। मैं जहाँ रहता हूँ, इस भीनमाल क्षेत्र के जो इलेक्ट्रिक लाइन है लगभग 60 वर्ष पुरानी है, ऐसा सुना जाता है, 60 या 50। थोड़ी हवा चलेगी तार टूट गया, हवा नहीं चलेगी तो भी तार टूट गया, पानी के छींटे आए और तो भी तार टूट गया। ये हमारी व्यवस्था। उस पर सारे वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं तब कहाँ से इलेक्ट्रिक आएगी? हमें इतना जाने का शौकीन बना दिया। हमारे जो वाहन प्राय हुआ करते थे, थोड़ी दूर जाने के लिए साइकिल होती थी, बैलगाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी होती, सारे बंद हो गए। विदेशी जैसा करे वैसा हमें भी करना था, हमें भी विकसित होना था, हमें भी आधुनिक होना था। आधुनिकता का पाठ हमें ऐसे पढ़ाया कि जो वे करें वो आधुनिक है। गोरे लोग करते हैं वही आधुनिक हो जाता है, हम लोग करें वही प्राचीन हो जाता है। इस आधुनिकता की अंधी दौड़ में आज़ादी के बाद से जो सत्ता में आए, उन्होंने इस आधुनिकता की ऐसी झूठी घूंटी पिलाई, ऐसी विषैली घूंटी पिलाई जो आज तक हमारे अंदर भरी हुई है। जिसके पास कार है मोटरसाइकिल ही ना चलाना चाहता, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो साइकिल पर नहीं चलना चाहता, जिसके पास साइकिल है वो पैदल नहीं चल, साइकिल तो है ही नहीं। अन्य कुछ देशों में सुना जाता है कि साइकिल पर भी लोग चलते हैं, बड़े बड़े लोग साइकिल पर चलते हैं, या तो छोटे भी साइकिल पर नहीं चलते, मजदूर भी साइकिल पर नहीं चलते। पहले तो आदत लगा दो, जीडीपी बढ़ेगी। आज आप कह रहे हैं विदेश में पैसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन विदेशी कंपनियां आपने हजारों यहाँ बुला ली। आप कहेंगे निवेश बढ़ा, मुद्रा आई, लेकिन जो कमाने के लिए आए हैं या हमें कुछ दान करने के लिए आए हैं। कोई भी कहीं व्यापार करता है वो हमारे लिए नहीं करता, ग्राहक के लिए नहीं करता है, वो अपने लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो व्यापार करने आई थी और उसने क्या किया? आज हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी है,
लेकिन हमने खूब बुलाया सबको, जाके आमंत्रित, आओ हमारे देश में आओ, खूब लूटो। और वो कंपनियां किस प्रकार भारतीय कर्मचारियों का शोषण करती है ये मैं जानता हूँ। हमारे गांव का भी एक लड़का था, छोड़ के भागना पड़ा, इतना शोषण होता था। सरकारों को क्या पता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को क्या पता है, बड़े बड़े नेताओं को क्या पता है, मोदी जी को क्या पता है कि वे भारतीय युवक जो विदेशी कंपनियों में यहाँ काम कर रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं। किसानों की जमीन चली जाती है, लाखों पेड़ कट जाते हैं, लेकिन कंपनी आबाद हो रही है और भारत का पैसा अपने विदेशों, अपने देशों में ले जा रही। आज हमें याद आ रही है कम खर्च करें। पहले हम लोग कहते थे, भारतीय परंपरा कहती थी, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य धनम। यह सब कुछ परमात्मा का है, इसलिए उसका उपभोग तो करो पर त्याग पूर्वक करो, कम से कम चला लो, त्यागी बनो। त्यागी के स्थान पर आपने भोगी बनाया। नेताओं के पीछे काफिले में कितनी गाड़ियां चलती हैं, वो कैसे बंद होंगी, वो कैसे कम होंगी। मैं जानता हूं सुरक्षा सब सर्वोपरि होती है। प्रधानमंत्री साधारण व्यक्ति नहीं है, दूसरे मंत्री साधारण व्यक्ति नहीं है, यद्यपि उनको साधारण होना चाहिए, परंतु परिस्थिति ऐसी है साधारण व्यक्ति नहीं रहे। साधारण व्यक्ति तो लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, वो अब कहाँ हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, वो कहाँ हैं। चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, वो कहाँ हैं। सरदार पटेल हुआ करते थे, वो कहाँ हैं। वो राजनीति उनके साथ ही चली गई। आज नई राजनीति आई है, जहाँ नेताओं पर बहुत खर्च होता है, ऑफिसरों पर बहुत खर्च होता है, दिन में कई बार कपड़े बदले जाते। खर्च की कटौती वहां से शुरू होनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि गैस कम खर्च करो, रोटी किस पर बनाएंगे। गैस कम खर्च होती थी, गांव में चूल्हा जलता था, किसान अपने खेत से लकड़ी काट करके उसे रोटी, घर में रोटी बन जाती थी, स्वादिष्ट भी होती थी, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती थी। लेकिन आपने कहा नहीं, हमारी माताओं की आंखें खराब हो रही हैं, हमारी माताएं बीमार हो रही हैं। मैंने तो माँ को अपने चूल्हे पे रोटी बनाते देखा, कभी चश्मा नहीं लगा, मुझे याद नहीं उनके चश्मा था, या अंत समय में आया हो तो मुझे मालूम नहीं, जानकारी नहीं, मुझे जहाँ तक ध्यान नहीं था। पढ़ भी लेती थी, सिलाई भी कर लेती थी, सारा काम करती, बहुत काम करती थी। कैसे आपको लगा सबको गैस दे देंगे। आपने सोचा विदेशों में धुआं नहीं होता था, अपन धुआं क्यों करें, वो धुआं वर्षा के लिए भी अच्छा होता था। निर्धूम चूल्हे बनाने का प्रयास हुआ, अच्छा था, धुआं ऊपर चला जाता था, लेकिन वो प्रयास बंद करके ये गैस ले आए। गैस ले आए, सोचा कि बस स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन के क्या क्या हानि आए नेट पर ही देख लीजिए। अस्थमा पैदा कर रही है, कैंसर पैदा कर रही है ये गैसें, हमारी बुद्धि को कम कर रही है। परंतु यही तो चाहती हैं कंपनियां चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंसर होवे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की बुद्धि कम हो जाए, IQ कम हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी बीमारी हो जो दीर्घकालीन हो, लंबी चले, वो हो रही। डायबिटीज हो रही है, कैंसर हो रहा है, BP हो रहा है। पहले ये सब नहीं होता था। परंतु हमने सोचा कि जो प्रदूषण दिखता वही प्रदूषण है, जो नहीं दिखता वो है ही नहीं। ये हमारी मूर्खता थी। हमने उनसे ये मूर्खता उधार ली विदेशों से। हमने कभी राष्ट्रीय स्वाभिमान से जीना सीखा ही नहीं, हमने अपने प्राचीन गौरव को देखा ही नहीं, हमने अपने पूर्वजों की जीवन शैली से कुछ सीखा ही नहीं। हमने सीखा उनसे जो लुटेरे थे, जिन्होंने हमें लूटा, मूर्ख बनाया, और उनके ऊपर की साफ सुथरी चमड़ी को देख करके हमने देवता मान बैठे और उनका स्वागत किया। आज हमारे देश में कुछ राष्ट्रभक्त कहलाने वाले ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम आक्रांता विदेशी थे, अंग्रेज कोई आक्रांता नहीं थे, वो तो हमारे मित्र हैं। एक बड़े राष्ट्रवादी को मैंने कहते सुना, वो कह रहे थे हम तो 2014 मोदी जी के आने के बाद ही देश आज़ाद हुआ। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर वो कह रहे थे अंग्रेज हमारे मित्र हैं। क्या रिलेशन है? अंग्रेज हमारे मित्र, इसका मतलब लाखों क्रांतिकारी जो शहीद हुए, बलिदान हुए,
टॉर्चर किया गया, उनका तो मूल्य रहा ही नहीं कुछ। चाहे झांसी की रानी है, तात्या टोपे है, नाना साहब है, कुंवर सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, उधम सिंह है, लाला लाजपत राय है, राम प्रसाद बिस्मिल है, स्वामी श्रद्धानंद है, भाई परमानंद है, खुदीराम बोस है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, इनका कोई मूल्य रहा ही नहीं। क्योंकि अंग्रेज मित्र हैं तो ये मूर्ख थे जो लड़ रहे थे उनसे। ऋषि दयानंद ने इनके खिलाफ चेताया था देश को, तो ऋषि दयानंद को भी मूर्ख समझ रहे। कैसी मानसिकता हो रही है? वे लूट के ले गए, वो हमारा आदर्श हो गए। वहाँ जाएंगे, जो देखेंगे वही बोलेंगे, वही यहाँ करेंगे। बाहर जाएंगे, देखा इंटरनेट का युग है, यहाँ भी ले आओ। अब डिजिटलाइजेशन सब जगह, सब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम हो। जो वर्क फ्रॉम होता है वो वास्तव में वर्क होता ही नहीं है, बातें होती हैं। लेकिन क्या खेती वर्क फ्रॉम हो जाएगी? क्या भोजन वर्क फ्रॉम बन जाएगा? क्या फैक्ट्री में उत्पादन घर से हो जाएगा? जो उत्पादन है वो तो हाथों से ही होता है, धरातल पे ही होता है, घर बैठ के नहीं हो सकता। लैपटॉप लेके नहीं होगा, लैपटॉप लेके व्यापार करते रहो, वायदा कारोबार करते रहो, शेयर मार्केट में बैठे रहो, और भी कुछ करते रहो, पढ़ा सकते हो, ये बात है। लेकिन पेट भरने के लिए हाथों से काम करना पड़ेगा, चाहे मशीनों से करो, पर करना धरातल पर पड़ेगा। वो डिजिटल नहीं होगा। इतना शौक लगाया, मान लीजिए ईरान और अमेरिका युद्ध में, ईरान उन केबल को काट दे जो समुद्र में से गुजर रही है, तब क्या होगा? तब आपको कहना पड़ेगा कि इंटरनेट का प्रयोग मत करो, मोबाइल का प्रयोग मत करो। जब तक कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं आएगी तब तक नहीं बताएंगे। अब आपत्ति तेल की आई तो कह रहे हैं तेल कम प्रयोग करो। खाद की कह रहे हैं आप, रासायनिक खाद का प्रयोग मत करो, कम करो, विदेशों से मंगाना पड़ता है। पहले गोबर से खाद बनता था। प्राकृतिक खाद का प्रचार आप भी कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा है कि रेल के इंजन की आवाज में मच्छर की गूंज, कोई सुनाई नहीं देता। आचार्य देवव्रत जी इसका प्रचार करते हैं, पर कितने? नैनो यूरिया का प्रचार दीवारों पर मिल जाएगा, लेकिन जीवामृत का प्रचार दीवारों पर नहीं मिलेगा। गुजरात जाके देखिए, नैनो यूरिया का प्रचार मिलेगा और इसका नहीं मिलेगा, प्राकृतिक खाद का, गोबर की खाद का। अब गाय आधारित कृषि की बात भी होनी, लेकिन पर गाय बची कहाँ? गाय रोड पे फिर रही है। किसने विवश किया है? बैल नहीं है, बैलों को किसने मार दिया है? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर तो डीजल से ही चलेगा। किससे चलेगा ट्रैक्टर? क्या कृषि नहीं होगी? हमको इतना पराधीन बना दिया, स्वाधीनता का मूल्य हमने समझा नहीं। स्वाधीनता सेनानी मर गए, चले गए, परिवारों को उजाड़ गए, लेकिन देश को बचा गए। उस बचे हुए देश को हमने फिर पराधीन बना दिया। तेल के लिए पराधीन बनाया, गैस के लिए पराधीन बनाया, और बहुत सारी चीज़ों के लिए पराधीन बनाया। पराधीन रहते रहते ये पराधीनता में इतनी भाग गई कि इसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर हमारे पास कम है तो कम खाना सीख लीजिए। घास की रोटी खा खा के भी स्वतंत्रता की रक्षा की है महाराणा प्रताप ने। अपने अपने परिवारों को उजाड़ करके वीर लड़े हैं विदेशियों से। जिन्होंने परिवार नहीं उजाड़े अपने, जिन्होंने कोई बलिदान नहीं दिए, वो क्या जाने बलिदान और अपने परिवारों का त्याग की भावना क्या होती है, वो क्या जाने स्वतंत्रता की भावना क्या होती है। ये तो मजबूरी में याद आ रहा है, क्योंकि इतने लोगों को आदत लगा दी, हम कैसे करें? आप अभी सीधा कह नहीं पा रहे, नहीं तो आप कहेंगे चूल्हा जलाना शुरू करो। नगर वाले तो नहीं जलाते, गांव वाले तो जला सकते हैं, ये आप कहेंगे, देखना कहना पड़ेगा। गैस नहीं जलाएं, कम जलाएं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये तो नहीं है कि भूखे रहें, इसका अर्थ यह है कि लकड़ी जला के, ये लकड़ी बंद किसने की थी? लकड़ी आपने बंद की। डीजल पेट्रोल आपने शुरू किया। बैलों से खेती हो रही थी, आपने बंद की। गोबर की खाद से खेती हो रही थी, आपने बंद की। अर्थात हम लोग इतने बुद्धि से दिवालिया हो गए कि अपनी बुद्धि से सोचते नहीं। हर व्यक्ति ऑनलाइन काम करेगा,
बच्चे के लिए मोबाइल चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए, वो पैसा क्या विदेश में नहीं जाएगा? ज़्यादातर कंपनियां मोबाइल, इंटरनेट, सारी लैपटॉप वगैरह सारे बनाने वाली ज़्यादातर विदेशी हैं, तो वो भी तो पैसा विदेश में जाएगा। सोना खरीदने से ज़्यादा इसमें पैसा विदेश में जाएगा। इसको कैसे बंद करें? इसको बंद नहीं कर सकते, ये तो प्राण है हमारे देश का। आराम से आदमी जेब में पैसा रखता था, घर में पैसा रख लेता था, न बैंक में रखो, बैंक में रखो, और उसमें भी अब 4 बार से ज़्यादा एटीएम से निकालो तो चार्ज लगेगा। हमारा पैसा हम पर चार्ज, पैसा रखने के लिए मजबूर किया और फिर निकालें तो चार्ज। कैसी ठगी हो रही है? बैंक के नाम पर मायाजाल, बैंकों का कैसा मायाजाल चल रहा है। जबरदस्ती खाते को ले, पैसा रखो तो निकालो तो चार्ज, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, हर मोबाइल लो तो विदेशों में पैसा नहीं जाएगा क्या? हमारी बुद्धि ऐसे ही बिगड़ गई कि कुछ समझ में नहीं आता। इसका कारण ये है कि हमने भारतीयता को समझा नहीं। हमें ये लगता है कि हमारे पूर्वज बहुत मूर्ख थे, उनको कुछ आता जाता नहीं था। भाषा हमारी विदेशी, वेशभूषा हमारी विदेशी, खान पान हमारी विदेशी, टेक्नोलॉजी हमारी विदेशी, और सारी रीति परंपराएं वो हमने विदेशी ले ली। और फिर कह रहे हैं कि स्वतंत्र रहो, स्वावलंबी रहो। कैसे स्वावलंबी रहे? परावलंबी बना दिया और परावलंबन को ही आदर्श मान लिया। जापान में गए तो वह बुलेट ट्रेन है, तो हमारे यहाँ भी आनी चाहिए। क्या जरूरत थी हमारे देश को बुलेट ट्रेन की? देश देश में करोड़ों बच्चे भूखे सोते हो, तन पे वस्त्र नहीं हो, माताएं लज्जा ढकने के लिए जिनके पास वस्त्र नहीं हो, कचरा बीनते हुए दोपहर की धूप में माताएं बच्चे फिरते हो, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलता हो, भोजन नहीं मिलता हो, चिकित्सा हो, बीमारों में दवाई नहीं मिलती हो, उस देश को क्या बुलेट ट्रेन चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो कुछ भी करना चाहिए। सेना पर खर्च हो रहा है, अच्छी बात है। अंतरिक्ष विज्ञान पर इसलिए खर्च हो रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, तो अच्छी बात है। परंतु बाकी जगह पर जो हाईटेक 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 जो शोर हो रहा है, क्या वो पराधीनता के लिए नहीं हो रहा है? उसमें पैसा क्यों खर्च करें? क्यों हम स्वावलंबी न रहें? क्यों हम सादा जीवन जीना सीखें? आप ऊर्जा की बचत करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं रेलों में चलो। बिजली कहाँ से आएगी? रेलों में कभी देखिए, जनरल डिब्बे में जाके देखिए। एक यहाँ से हमारा विद्यार्थी गया धनबाद, जनरल डिब्बे में जाना पड़ा, और जनरल डिब्बे में यहाँ से बैठा जोधपुर से धनबाद तक, उसको शौचालय जाने का ही स्थान नहीं मिला। ये हमारे रेलों की स्थिति है। सभी रिजर्वेशन है, कैसे रिजर्वेशन मिलेगा? क्या करेंगे? हम योजनाएं विचारपूर्वक नहीं बनाते। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री पर बहुत बड़ा दबाव होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और बहुत काम भी होता है, इतना सोच भी नहीं सकते। किसी देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, निंदा करना, आलोचना करना बहुत सरल है। जिनसे घर नहीं समझता वो गाली दे सकते हैं। कितने उनके सलाहकार होते हैं, मैं तो उन सलाहकारों को दोषी मानता हूं, चाहे वो वैज्ञानिक सलाहकार हैं, चाहे और कोई सलाहकार हैं। वे गलत सलाह दे रहे, वे भ्रमित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो विदेशी दास हैं, और वो जैसा कहेंगे वैसा प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। एक आदमी क्या क्या सोचेगा? तो मैं सरकार से और अपने सभी बंधुओं से, बहनों से, देशवासियों से निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की इस अपील की गंभीरता को समझें, खर्चे कम करें। केवल मनोरंजन के लिए घूमना तो बंद करिए। एक एक घर में एक बेटे के पास अलग गाड़ी, दूसरे पास अलग गाड़ी, बेटी पर अलग गाड़ी, बहू पर अलग गाड़ी, पिता माता पर अलग गाड़ी, इतनी गाड़ियां खरीद ली, किससे चलेंगे? क्यों नहीं एक गाड़ी से काम चल सकता? लेकिन हमारे छूट है, कितने ही मोबाइल खरीदो, कितनी गाड़ियां खरीदो, कोई रोक टोक नहीं है। फिर तो डीजल की मांग बढ़ेगी, हम पराधीन होंगे, और जब डीजल नहीं मिलेगा तो रोना पड़ेगा। इसलिए अपने पूर्वजों से सीखिए कि वो कैसे जीते थे। गांव में फिर से चूल्हे जलाना शुरू करें, शहर वाले तो नहीं कर सकते।
और शहर में सारे दिन कुछ तो तल तल के खाते रहते, मुझे अनुभव है। इस जीभ पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, कम बहुत गैस बचेगी। और गांव वाले तो गैस का प्रयोग करना ही बंद कर दे, जिनके पास खेत है वो, और जिनके पास गाय नहीं है वो गाय पालें, बैलों से खेती करें, गोबर की खाद डालें। गोबर से खाद कैसे बनाई जाए, इसके लिए भी कुछ उन्नत किसान है हमारे यहाँ, राकेश उपाध्याय जी हैं इंदौर से, उनसे संपर्क कर सकते। 10 किलो गोबर 1 बीघे के लिए पर्याप्त बताते हैं। 10 किलो गोबर मात्र पानी में घोल करके कितना डीएपी यूरिया डालते हैं। तो प्राचीन शैली पर आए। किसान ही कपड़े के लिए कपास पैदा करता है, किसान ही खाने के लिए अन्न पैदा करता है, किसान ही दूध पैदा करता है, और उस किसान को सबसे ज़्यादा पिछड़ा और निम्न कोटि का मनुष्य नागरिक समझा जा रहा अपने देश में। इस बार कितना नुकसान हुआ, मौसम को किसने बिगाड़ा? हमारे भारत की ब्यूरोक्रेसी को, वैज्ञानिकों को, मौसम वैज्ञानिकों को, पर्यावरण वैज्ञानिकों को सोचने का समय नहीं। वो सोच रहे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मैं इस पर वीडियो बहुत बना चुका, पर पता नहीं बुद्धि खुलती नहीं, कोई नहीं विचार करता, भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विनाश निकट है, इसलिए प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी। कोई न कोई गंभीर संकट आने वाला है, या लॉकडाउन लगने वाला है, या आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है, कुछ होने वाला है, नहीं तो ऐसी अपील नहीं करते। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आवश्यकता कम से कम करें, मनोरंजन के लिए घूमना बंद कर दें। जिन परिवारों में 4-5 गाड़ियाँ, वो एक गाड़ी से काम चलाएं और सार्वजनिक वाहनों में जा सकें तो अच्छी बात है। और घरों में चूल्हे जलाएं, बैल गाय पालें। और प्रधानमंत्री जी, आपसे भी निवेदन है, आप तो विदेशों में जाते हैं, बहुत जाते हैं, लेकिन आपका जाना तो आवश्यक है। सामरिक दृष्टि से सारी दुनिया से संपर्क करना पड़ता है, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, इसलिए उनको तो जाना पड़ेगा। इस पर विपक्ष आलोचना करे तो ये तो मूर्खता है। लेकिन जो घूमने के लिए जाते हैं, सैर सपाटे के लिए, कई नेता जाते हैं सैर सपाटे के लिए, उनका कोई राजनीतिक उत्तरदायित्व नहीं है, उनका कोई देश का उत्तरदायित्व नहीं है, लेकिन फिर भी घूमने जाते हैं, उन पर प्रतिबंध अवश्य लगना चाहिए। जुकाम हो जाए तो भी अमेरिका में इलाज कराने जाएंगे, और कहीं इलाज कराने जाएंगे, घूमने जाएंगे, पता भी नहीं लगता क्यों जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और आप ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन करने से भी विदेश में पैसा जाएगा ही। मोबाइल की बिक्री बढ़ेगी, लैपटॉप की बिक्री बढ़ेगी, और इंटरनेट काट दिया तो फिर सारा देश चौपट हो जाए। इसलिए अभी से ये भी नीतियाँ बनाना शुरू कर दें, अगर इंटरनेट बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। हमने अपनी गर्दन दूसरे देशों को या कंपनियों को क्यों दे रखी है? वो जब चाहे हमारी गर्दन मरोड़ दे। ऐसा काम ही क्यों करना कि हमें अपने प्राण दूसरे के हाथ में सौंपने पड़े, जब हमारे पास इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास इनका कोई नियंत्रण नहीं है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों प्रयोग करें? वैश्विक परिस्थिति में देखें, कौन अपना कौन पराया है, ये तय करना बड़ा कठिन होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने जो बैलेंस बना के रखा है, वो भी एक प्रशंसनीय बात है। शायद दूसरा इतना नहीं कर पाता वर्तमान परिस्थिति में, लेकिन अभी भी हमें एक स्वाभिमान नहीं जाग रहा, हमें राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं जाग रहा, हमें स्वदेशी का पूरा भाव नहीं जाग रहा, हमें आत्मनिर्भरता का पूरा भाव नहीं जाग रहा। इन कंपनियों से मुक्ति कैसे मिलेगी? जो कंपनियां अनावश्यक वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं, जो कंपनियां सारी दुनिया से हमें बांध रही हैं और काट भी सकती हैं कभी भी, उन कंपनियों से स्वतंत्र होने का समय आ गया है। इसके लिए बहुत विचार की आवश्यकता है। मंत्र याद रखिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। ये सारा जगत परमात्मा का है, हमारा नहीं है इसमें कुछ भी। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक सादा जीवन जीना सीखिए। आप प्रधानमंत्री जी कह रहे अपनी गाड़ी में किसी और को भी बिठा ले जाओ, बहुत अच्छी बात है। काश ये पहले से शिक्षा दी गई होती, काश भारतीयों के अंदर ऐसा प्रेम सद्भाव पहले से पैदा किया होता। हम चोरी पकड़ने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, पर ये किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा कि चोरी नहीं करनी। झूठ बोलने वाले को पकड़ने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हाईटेक बहुत सारे व्यवस्थाएं करेंगे कि झूठ पकड़ा जा सके, लेकिन ये कहीं नहीं पढ़ाएंगे कि झूठ मत बोलो।
तो इसको कहते हैं पागलपन। सत्य बोलने लग जाएंगे तो कंपनियों को क्या फायदा होगा, झूठ बोलेंगे तो कंपनियों को फायदा होगा, उनके बहुत सारी ऐसी चीजें बिकेंगी जो झूठ पकड़ने में काम आएंगी। एक कंपनी राज से दूर रहें, मुक्त रहें, ग्रामीण स्वराज्य हो, स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और गांव और नगरों के संबंध मधुर होने चाहिए, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, प्रतिस्पर्धी नहीं होने चाहिए। और निर्धन और धनी के बीच में आय का जो बहुत बड़ा अंतर है, तो हजारों लाखों गुना बड़ा अंतर है, वो अंतर मिटना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। मैं नहीं कहता सब समान हो जाएंगे, सबके कर्म ही समान नहीं है, सबके प्रारब्ध भी समान नहीं है, परंतु यह भी नहीं होना चाहिए कि लाखों गुना अंतर हो, कम अंतर होना चाहिए। अधिक अंतर है इसका अर्थ शोषण है, इस शोषण के पाप को बंद करिए। बहुत जरूरतें बढ़ा रहे हैं, इसको कम करिए तो ये अंतर कम होगा। आए ये आपात स्थिति हमें कुछ सोचने के लिए विवश करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमारे देश की जनता के साथ साथ हमारी सरकार को ही सोचना होगा, प्रधानमंत्री जी को ही सोचना होगा, क्योंकि वो बहुत आकर्षित होते हैं विदेशों से आकर्षित होना बंद कीजिए। अपने देश से आकर्षित, अपनी मिट्टी से आकर्षण होना चाहिए, अपने पूर्वजों से आकर्षण होना चाहिए। आपत्ति में ही सही, अगर सही मार्ग पर हम आ जाएं तो आपत्ति हमारे लिए वरदान बन जाएगी। आशा है ऐसा ही हो, यही कामना है, और आशा है आप ऐसा अवश्य विचार करने की कोशिश करेंगे। ओम शम।